फॉरगॉटन एक साउथ कोरियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। ये कहानी सियोक परिवार की है जो साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में एक पुराना घर खरीदने जा रहे हैं। जब वे उस घर के पास पहुंचते हैं, छोटे भाई जिन सियोक को ये घर जाना पहचाना सा लगता है। वे 5 मई 1997 को इस घर में शिफ्ट हुए हैं। घर में सामान शिफ्ट करने के दौरान एक वर्कर छोटे भाई जिन से बातें करके थोड़ा हैरान है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि यू सियोक उसका बड़ा भाई है। तभी बड़ा भाई यू सियोक उनकी बातों के बीच तुरंत दखल देता है और वर्कर को सामान रखने के बाद तुरंत भेज देता है। इस घर में एक कमरा है जो अभी बंद है। यहाँ पुराने मकान मालिक ने अपना कुछ बचा खुचा सामान छोड़ा है। उस रात जब पूरा परिवार डिनर पर बैठा है, उस कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उस कमरे में मौजूद है। इस आवाज को केवल जिन ने सुना है, किसी को ये आवाज नहीं सुनाई दी। तब उसकी माँ कहती है कि शायद थंडरिंग की वजह से उसे ऐसा लगा हो कि कमरे में कोई है। जब वो कमरे को चेक करने की बात करता है तो उसके पिता कहते हैं कि पुराने मालिक ने उस कमरे में अपना कुछ जरूरी सामान छोड़ा है। उसने उन्हें खास हिदायत दी है कि उस कमरे में कोई ना जाए। वो 1 महीने में अपने सारे सामान वहां से ले लेगा। जिन को हर रोज बार्बिटाल नाम की एक मेडिसिन लेनी पड़ती है जो बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने में पेशेंट की मदद करता है। जिन को रियलिटी और फिक्शन में अंतर करने में समस्या होती है। असल में जिन को एमनीसिया की समस्या है। वो चीजें भूल जाया करता है, अक्सर कंफ्यूज रहता है। उस रात फिर से जिन को उसी कमरे से किसी के चलने की आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसे में वो खुद को उस कमरे की तरफ जाने से नहीं रोक पाता है। जब वो उस कमरे का दरवाजा खोलने ही वाला होता है, उसका बड़ा भाई यू वहां आ जाता है और उसे कमरे में जाने से रोकता है। इसके बाद वो उसे ताजी हवा खाने बाहर सड़क पर ले जाता है। लेकिन कमरे में कोई तो था, क्योंकि दरवाजे के पीछे परछाई को हिलते हुए देखा जा सकता था। थोड़ी देर में यू को उसके पिता का फोन आता है और वो अपने भाई जिन को वहीं सड़क पर छोड़कर घर की तरफ चल देता है। वो तुरंत वापस आएगा, लेकिन जब वो अपने घर की तरफ लौट रहा होता है, उसे कुछ लोग रोकते हैं और जबरदस्ती एक वैन में बैठाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वे लोग यू को पकड़कर वैन में ठूस देते हैं। जिन अपने भाई को बचाने के लिए भागता है, पर तब तक वे कार में उसे बैठाकर वहां से ले जाते हैं। जिन भागा भागा घर पहुंचता है और अपने पेरेंट्स को घटना की पूरी जानकारी देता है, लेकिन ट्रॉमा की वजह से वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वो जागता है तो 2 डिटेक्टिव उससे कल की घटना के बारे में पूछताछ करते हैं। जिन उन्हें उस गाड़ी का नंबर और रंग बतलाता है, पर डिटेक्टिव्स कहते हैं कि हो सकता है अंधेरे में उसने नंबर गलत देखा हो। गाड़ी का रंग भी पहचानने में उससे कोई गलती हुई है, क्योंकि गाड़ी का नंबर फेक है और किसी ने कल काले रंग की गाड़ी को आसपास नहीं देखा था। ऐसा लगता है जैसे डिटेक्टिव्स उसके हर आइडेंटिफिकेशन को नकारने की तैयारी पहले से करके आए थे। उन्होंने बिना जांच किए सारे एविडेंस को नकार दिया। इस बात से जिन परेशान होने लगता है और डिटेक्टिव्स को वहां से जाना पड़ता है। इस घर में रहते हुए जिन को कई बुरे सपने भी आने लगे हैं। इस सपने में उसे एक हत्यारा दिखता है जो पूरे परिवार को मार रहा है। उसे एक लेडी भी दिखती है जो उस पर हमला कर रही है। संभवतः ऐसा उसकी मेंटल कंडीशन की वजह से हो रहा होगा, या फिर इसका कोई और कारण है। जिन के बड़े भाई यू के किडनैपिंग के पूरे 19 दिन बाद अचानक एक दिन यू सियो को वापस घर लौट आता है। लेकिन यू को इन 19 दिनों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ भी याद नहीं। उसे केवल उसके अपहरण के दिन की घटना याद है। उस रात जिस दिन उसका बड़ा भाई यू सियो को लौटा था, जिन नोटिस करता है कि वो रात को घर के बाहर निकला और बाहर का दरवाजा खोलकर कहीं चला गया। उसने उसके उठने और दरवाजा खोलकर बाहर जाने की आवाज सुनी थी। लेकिन अगली सुबह जब वो अपने बड़े भाई यू से पूछता है कि कल रात वो कहाँ गया था, तो यू इस बात से मुकर जाता है कि कल रात वो कहीं गया था। जब वे ब्रेकफास्ट करके उठते हैं तो जिन अपने बड़े भाई को लंगड़ाता हुआ देख सकता है, पर वो गलत पैर से लंगड़ा रहा है। यू तो दाहिने पैर से लंगड़ाता था, लेकिन अब वो बाएं पैर से लंगड़ा रहा है। इस बारे में वो अपने बड़े भाई से पूछता भी है कि उसके दाहिने पैर को क्या हुआ है। तब यू कहता है कि क्या उसे याद नहीं है कि काफी समय पहले उसके दाहिने पैर पर चोट लगी थी। जिन को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो इतनी मामूली सी बात कैसे भूल सकता है। जरूर ऐसा उसकी बीमारी की वजह से हो रहा होगा, हालांकि वो मेडिकेशन भी टाइम पर ले रहा है। उस रात जब जिन पढ़ाई कर रहा था, उसे टेबल पर ही नींद आ गई। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसका भाई यू उठकर उसके नजदीक खड़ा हो गया है।
जिन पेंसिल की लीड को क्लिक की आवाज के साथ बाहर निकलते हुए सुन सकता है। थोड़ी देर में यू कमरे से बाहर चला जाता है। जिन को पहले से ही शक हो चुका था कि घर में आया शख्स उसका बड़ा भाई नहीं है, इसलिए रात में वो यू का पीछा करता है। जिन देख सकता है कि यू अब अपने पैरों से नहीं लंगड़ा रहा है। वो तेजी से एक टैक्सी लेता है और कहीं जाने लगता है। जिन भी एक टैक्सी पकड़कर उसका पीछा करता है। जिन को शहर थोड़ा अजीब सा और बदला बदला सा लग रहा है। खैर जो भी हो, वो शहर की गलियों में अपने भाई को कुछ लोगों से मिलते हुए देख सकता है। ये तो वही डिटेक्टिव्स हैं जो उसके बड़े भाई के मिसिंग होने की तहकीकात कर रहे थे। वे यू को बॉस कह रहे हैं। कुछ तो अजीब बात है। जिन आगे भी यू का पीछा करता है। उसे यकीन होता जा रहा है कि ये शख्स उसका भाई नहीं हो सकता है, ये कोई और ही है। उसका भाई यू ना तो कभी सिगरेट पीता है और ना ही गालियां देता है। ये आदमी बिल्कुल अलग है। यू का पीछा करते हुए उस पर दोनों डिटेक्टिव्स की नजर पड़ जाती है और उसे पकड़कर बेहोश कर दिया जाता है। अगली सुबह जब जिन की नींद खुलती है, वो उसी स्टडी टेबल पर खुद को सोया हुआ पाता है जहां कल रात बैठकर वो पढ़ाई कर रहा था। बगल के बेड पर यू अब भी लेटा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कल रात जो कुछ भी हुआ था सब एक सपना मात्र था। लेकिन जिन को इस बात का अच्छे से यकीन है कि उसने कोई सपना नहीं देखा था। जो कुछ भी कल रात हुआ था सब असली था। जिन अपने बड़े भाई पर कोई और होने का आरोप लगाता है। वो पूरी तरह से बेचैन है और उससे अपने भाई के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। उसने कल पेंसिल की लीड उसकी आंखों में घुसाने की कोशिश की थी। आखिर वे कौन लोग थे जिससे वो कल रात मिल रहा था। पर यू उसे यकीन दिलाता है कि जो कुछ भी उसने कल देखा था सब उसका वहम मात्र था। ना तो उसने पेंसिल की लीड उसकी आंखों में घुसाने की कोशिश की थी, ना ही टैक्सी लेकर उसने उसका पीछा किया था, और ना ही वो किसी से कल रात मिलने गया था। उसे वहम हुआ होगा, क्या उसने अपनी दवाई कल मिस की थी। तब जिन को याद आता है कि हाँ, कल उसने अपनी दवाई मिस कर दी थी। अब जिन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है क्योंकि उसने जरूर सपना ही देखा था। उसे कभी कभी रियलिटी और फिक्शन में अंतर समझ में नहीं आती है, इसी के लिए तो वो दवाएं लिया करता है। थोड़ी देर बाद जब जिन अपने कमरे में जाता है तो टेबल पर जहां कल रात वो पढ़ाई करते हुए सो गया था, उसे पेंसिल की टूटी हुई लीड दिखाई पड़ती है। अगर कल जो कुछ भी उसके साथ घटा था वो महज उसका वहम था, तो ये लीड टूटी हुई कैसे हो सकती है। ऊपर से उसे ये भी याद आता है कि उसने कल रात अपने भाई यू को टैक्सी से उसका पीछा करने की बात नहीं बतलाई थी। अगर कल रात जो कुछ भी हुआ सब उसका सपना था, तो यू को कैसे पता चला कि जिन ने टैक्सी लेकर उसका पीछा किया था। इसका मतलब है कि कल जो कुछ भी हुआ सब सच था। जरूर उसने कल रात उसे उसका पीछा करते हुए नोटिस किया होगा। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, इसलिए अपनी माँ को सारी बातें डिटेल में बतला देता है। दूसरी तरफ उसे बुरे सपने लगातार आ रहे हैं जिसमें वो देखता है कि इस घर में कोई लोगों की हत्याएं कर रहा है। उस रात जब उसकी नींद खुलती है, वो किचन पानी पीने आता है। तब वो अपनी माँ को फोन पर किसी से बातें करते हुए सुन सकता है। उसकी माँ कह रही है कि उसे हम पर शक होने लगा है। वो यू के बारे में कह रहा था कि वो उसका भाई नहीं है। अपनी माँ को इस तरह बातें करते देख वो घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ असल में क्या हो रहा है। ये तो उसके खिलाफ किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी लगती है। तभी जिन की माँ को ऐसा लगता है कि जिन बाहर से उसे छुपकर सुन रहा है। ये जिन ही है जिसने उसकी सारी बातें सुन ली हैं। वो घर की खिड़की से कूदकर बाहर भाग जाता है, लेकिन घर के बाहर उसे उसके पिता दिखाई देते हैं। जिन के पिता को भी देखकर ऐसा लगता है कि वो उसके पिता नहीं है। एक लड़का जो जिन के पिता के साथ था, जिन को पकड़ने की कोशिश करता है, पर जिन वहां से भाग निकलता है। रास्ते में वो एक पुलिस कार से टकराते टकराते बचता है। तब पुलिस उसे डिसओरिएंटेड देखकर पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहां वो बतलाता है कि उसके घर में कुछ लोग उसके साथ रह रहे हैं जो ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि वे उसके परिवार के मेंबर हैं। यहाँ जब पुलिस उसका बैकग्राउंड चेक करती है तो रिकॉर्ड से उन्हें पता चलता है कि इस आदमी का नाम जिन सियोक है और उसका डेट ऑफ बर्थ 1977 है। इसका मतलब है कि वो अभी 41 साल का है। जब जिन सुनता है कि पुलिस कह रही है कि वो 41 साल का है, तो झट से कहता है कि वो 21 साल का है। वो 1977 को पैदा हुआ था। इसका मतलब है कि अभी 1997 में वो लगभग 21 साल का है। तब वहां मौजूद लोग हंसने लगते हैं
स्टेशन में मौजूद लड़के अपने स्मार्टफोन से उसकी तस्वीरें उतारने लगते हैं। ये साल 2017 है, यानी 1997 के बीते 20 साल गुजर चुके हैं और अब वो 41 साल का हो चुका है। यही वजह है कि उसे शहर भी बदला बदला सा लग रहा था। और तो और उसके घर का सामान शिफ्ट करने आए वर्कर को भी जिन अपने बड़े भाई यू से काफी बड़ा दिखाई पड़ा। इसलिए उसने उससे पूछा था कि क्या यू उसका बड़ा भाई है। जिन अब आईने में अपनी तस्वीर देखता है तब उसे खुद का चेहरा ओल्ड दिखता है। ये चेहरा किसी 21 साल के लड़के का नहीं हो सकता है। जिन को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे जानने के लिए उसे वापस अपने घर लौटना होगा। इसलिए वो पुलिस स्टेशन से वापस अपने घर लौट जाता है। यहाँ उस बंद कमरे का दरवाजा खुला है जिसमें क्रिसमस के गाने बज रहे हैं। यहाँ एक पुतला जमीन पर पड़ा है जिसमें काफी खून लगा है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि असल में यहाँ क्या हो रहा है। उस कमरे में यू भी मौजूद है, साथ में उसके माँ बाप भी वहाँ मौजूद हैं। तब यू बतलाता है कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और उस मर्डर की तहकीकात कर रहा है जो 20 दिसंबर 1997 को हुई थी। पुलिस ने तब हत्यारे को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सबूत उन्हें नहीं मिला और मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन हत्या के 20 साल बाद प्राइवेट डिटेक्टिव ने उस हत्यारे को ढूंढ ही लिया। वो हत्यारा और कोई नहीं बल्कि जिन है, जिसने 20 दिसंबर 1997 को इसी घर में 2 लोगों की हत्या की थी। लेकिन जब उन्होंने जिन को पकड़ा तो उसे इस घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं था। तब उन्होंने उसका काफी टॉर्चर किया, ये समझकर कि वो भूलने का ड्रामा कर रहा है। उसे जान से मारने के कागार पर पहुंचाने के बावजूद वो इस बात से मुकरता रहा कि उसने किसी की हत्या की थी। लेकिन प्राइवेट डिटेक्टिव इस बात से कन्फर्म था कि हत्या जिन ने ही की है। यहाँ जिन का पिता बनने वाला आदमी असल में एक साइकेट्रिस्ट है जो जिन की दिमागी हालत की जांच कर रहा है। उसे लगता है कि जिन के दिमाग ने हत्या करने के बाद पैदा सदमे को अपने अंदर ही दबा लिया और हत्या करने की घटना को उसकी मेमोरी से ही मिटा दिया। साइकेट्रिस्ट उसकी मेमोरी को वापस लाने के लिए हिप्नोसिस के जरिए वापस 20 साल पीछे ले गया। वे उस घटना को रिक्रिएट करना चाहते थे जब जिन ने 20 साल पहले हत्या की घटना को अंजाम दिया था। ऐसा करने पर उसके दिमाग को एक जोर का शौक पहुंचेगा। बहुत हद तक संभव है कि उसे पूरी घटना याद आ जाए। अगर मुजरिम को उसकी करतूत याद ही ना हो तो उसे सजा देने का भी कोई फायदा नहीं है। शुरू में सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। जिन की माँ का रोल एक एक्टर निभा रही थी जो प्राइवेट डिटेक्टिव को पल पल की जानकारी देती थी। साइकेट्रिस्ट हिप्नोसिस के जरिए जिन को उस समय में ले गया जब वो कार में अपने परिवार के साथ था। उसने जिन को ये यकीन दिला दिया कि जब वो जागेगा तो कार में अपने माँ बाप और भाई के साथ होगा। जब वो असल में हिप्नोसिस के बाद जागता है तो कार में बैठे डॉक्टर को अपना पिता, उस एक्ट्रेस को अपनी माँ और प्राइवेट डिटेक्टिव को अपना भाई समझता है। पहली नज़र में जिन को वो घर जाना पहचाना इसलिए लग रहा था क्योंकि उस घर में ही उसने 20 साल पहले हत्या को अंजाम दिया था। घर का एक कमरा हमेशा बंद रहता था और वहाँ से आवाज़ें आती थी। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वहाँ असल में प्राइवेट डिटेक्टिव के पार्टनर्स सेटअप तैयार कर रहे थे ताकि आखिरी में उसके दिमाग को सच्चाई दिखलाकर शौक पहुंचाया जा सके। यही वजह है कि वे मई में भी क्रिसमस सॉन्ग बजा रहे थे। वहां पड़ा खून से लथपथ पुतला इसी प्लानिंग का एक हिस्सा था। जिन को सपने में जो हत्यारा दिखता था जो लोगों को मारा करता है, असल में वो हत्यारा जिन खुद ही था। असली घटना की याद उसे सपनों के जरिए आया करती थी। लेकिन प्लान तब गड़बड़ा गया जब पुलिस ने उस रात यू को पकड़ लिया क्योंकि वो तहकीकात करने में इतना मशगूल हो गया था कि कानून भी तोड़ने लगा था। लॉकअप से छूटने में उसे 19 दिन का समय लग गया। उस रात यू का किडनैप नहीं हुआ था। वे पुलिस के जवान थे जो उस पर नजर रखे हुए थे। वे 2 डिटेक्टिव जो जिन से पूछताछ कर रहे थे असल में उस प्राइवेट डिटेक्टिव के लिए ही काम किया करते थे। वे पुलिस के जवान नहीं थे। प्राइवेट डिटेक्टिव की गिरफ्तारी की वजह से जब प्लान लंबा खिंचने लगा तो जिन को उन पर शक होने लगा और बाद में प्लान पूरी तरह से गड़बड़ा गया। जिन को अब उनकी सारी बातों पर यकीन है, पर वो अब भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उसने 20 साल पहले कोई हत्या की थी। दूसरी तरफ प्राइवेट डिटेक्टिव 100% श्योर है कि हत्यारा जिन ही था, इसलिए वो जिन को सजा के तौर पर जान से मार देना चाहता है। वो उसे कार में लेकर कहीं जा रहा है, पर जिन ट्रैफिक के बीच से गुजरते वक्त कार से कूद जाता है। इसके बाद सड़क पर भागते हुए वो एक कार से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है।
लेकिन जब वो हॉस्पिटल में जागता है तो उसे सब कुछ याद आ चुका है। आज से 20 साल पहले वो कार में अपने परिवार के साथ घर लौट रहा था। तब रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके माँ बाप की हादसे में मौत हो गई। उसका भाई कोमा में चला गया। केवल जिन ही सही सलामत था। 6 महीने तक हॉस्पिटल में उसके भाई का इलाज चलता रहा। जिन के पास अब आगे का इलाज कराने के पैसे नहीं थे। 90 के दशक में कोरिया में भयंकर मंदी थी, इसलिए उसे कहीं काम भी नहीं मिल रहा था। तभी किसी ने उसे ईमेल के जरिए पैसे देने का ऑफर किया। बदले में उसे किसी की हत्या करनी होगी। जिन ना चाहते हुए भी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे अपने भाई के ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। ईमेल में सुपारी देने वाला उसे उस घर का एड्रेस देता है। उस घर में 3 लोग मौजूद होंगे, लेकिन उसे केवल घर में मौजूद महिला को मारना है। बच्चों को वो हाथ नहीं लगाएगा। जब वो उस घर में हत्या को अंजाम देने जाता है, वो काफी घबराया हुआ है। उसका मन आखिर में बदल जाता है और वो चुपचाप वापस लौटने लगता है। तब जिन पर उस लेडी और उसकी टीनेज बेटी की नजर पड़ती है और वे शोर करने लगते हैं, इसलिए जिन को उन्हें चुप करने के लिए मारना पड़ता है। वहाँ एक 5 साल का बच्चा भी है। जिन उससे कहता है कि अगर वो 1 से 100 तक बार बार गिने तो उसकी माँ और बहन ठीक हो जाएंगे। तब वो छोटा बच्चा ऐसा ही करता है। जब जिन उस घर से निकल रहा होता है तो देखता है कि दीवार पर टंगी तस्वीर में बच्चों के साथ उसी डॉक्टर की तस्वीर है जो उसके भाई का इलाज कर रहा था। यानी ये परिवार डॉक्टर का परिवार है। असल में हत्या की सुपारी देने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर ही है, जिसने अपनी पत्नी के नाम पर ली गई इंश्योरेंस मनी को हासिल करने के लिए जिन की मजबूरी का फायदा उठाना चाहा, पर गलती से जिन ने उसकी बेटी को भी मार दिया। सब कुछ गड़बड़ हो गया। अब डॉक्टर जिन से इतना गुस्साया हुआ है कि उसे मार देना चाहता है, लेकिन ऐसा करने की कोशिश करते हुए डॉक्टर बिल्डिंग की छत से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वो लड़का जो प्राइवेट डिटेक्टिव है, असल में वही छोटा बच्चा है जिसे जिन ने उस रात जिंदा छोड़ दिया था। उसका नाम चोई सुंग उक है। उसके जहन में 20 साल पहले देखे जिन सियोक की याद अब भी ताजा है, इसलिए उसने उसे देखते ही पहचान लिया था कि वो वही शख्स है जिसने 20 साल पहले उसके परिवार को मारा था। उसे इसके अलावे और कोई सबूत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं थी। चोई अब हॉस्पिटल में जिन से मिलने आया है। उसके पास एक इंजेक्शन है जिसमें जहर है। वो जिन की बॉडी में इसे इंजेक्ट करके उसे मार डालना चाहता है, लेकिन जिन को सब कुछ याद आ चुका है, इसलिए उससे माफी मांगता है। जब चोई को पता चलता है कि जिन को सब कुछ याद आ चुका है, तो वो उससे पूछता है कि क्या उसे घर के मुखिया ने उन्हें मारने की सुपारी दी थी ताकि इंश्योरेंस के पैसों का क्लेम किया जा सके। असल में यही सच है, पर जिन कहता है कि डॉक्टर ने उसे ऐसा करने को नहीं कहा था। जिन सारे गुनाह अपने सर लेकर शायद अपने गुनाहों का पश्चाताप करना चाहता है। वो अब मरने के लिए तैयार है, पर चोई उसे छोड़कर हॉस्पिटल के कमरे से बाहर चला जाता है। चोई खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है, क्योंकि उसका मकसद अब पूरा हो चुका है। जिन ने भी उस जहर के इंजेक्शन को अपने हाथ में इंजेक्ट कर लिया है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।